इस विशेष वीडियो में हम पशु जगत के पहले संघ यानी पोरिफेरा संघ के विवरण को देखेंगे। अब सबसे पहले सामान्य नाम की बात करें तो पोरिफेरा संघ को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। अब पोरिफेरा के सदस्यों के शरीर में हजारों छिद्र होते हैं और इसी वजह से हम इन्हें स्पंज कहते हैं। सामान्य नाम के बाद हम अगले बिंदु पर आते हैं, वह है आवास, यानी ये जानवर कहाँ पाए जाते हैं। अब अगर हम पोरिफेरा संघ की बात करें तो इसमें सभी सदस्य जलीय होते हैं, यानी ये सभी पानी में रहते हैं। अब अगर ये पानी में रहते हैं तो ये मीठे पानी या समुद्री पानी दोनों में रह सकते हैं। अब पोरिफेरा के मामले में अधिकांश पोरिफेरन समुद्री होते हैं और बहुत ही कम मीठे पानी के रूप पाए जाते हैं। मीठे पानी के रूप का एक बहुत प्रमुख उदाहरण स्पॉन्जिला है, जिसे ताजे पानी का स्पंज भी कहा जाता है। तो उदाहरण है स्पॉन्जिला और इसका सामान्य नाम है ताजे पानी का स्पंज। अगली स्थिति की बात करें तो अब पोरिफेरन स्थिर होते हैं। स्थिर का अर्थ है कि ये सब्सट्रेट से जुड़े रहते हैं, यानी ये हिलडुल नहीं सकते। तो आमतौर पर हम कहते हैं कि जानवरों में गति होती है। जानवर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन पोरिफेरन इसमें अपवाद हैं। पोरिफेरन हिलडुल नहीं सकते, ये एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये स्थिर सेसाइल होते हैं। इसके बाद हम अगले बिंदु पर आते हैं, वह है शरीर की बनावट, यानी इनके शरीर की स्थिति क्या है। अब ये पोरिफेरन संघ के सदस्य ये आदिम हैं, यानी जानवरों के पहले सदस्य हैं। फिर सभी जानवर बहुकोशिकीय होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आदिम बहुकोशिकीय जानवर हैं। अब इनके शरीर में छिद्र पोर भी होंगे और नलिकाएं केनाल्स भी उपस्थित होंगी। पोरिफेरा संघ के मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र मौजूद होता है और उस तंत्र को जल नलिका तंत्र या जल परिवहन तंत्र कहा जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक और समान तंत्र होता है जिसे जल संवहनी तंत्र वाटर वास्कुलर सिस्टम कहा जाता है। अब जल संवहनी तंत्र इकाइनोडर्म्स के मामले में पाया जाता है। पोरिफेरन्स के मामले में हम इसे जल नलिका तंत्र या जल परिवहन तंत्र कहते हैं। अब इस तंत्र के तीन भाग होते हैं। पहला भाग है ऑस्टिया, दूसरा भाग है स्पॉन्जोकोएल और तीसरा भाग है ऑस्कुलम। तो अगर हम इसे चित्र से समझने की कोशिश करें तो चलिए यह चित्र लेते हैं। तो यह स्पंज की शरीर भित्ति है। अब मान लीजिए कि शरीर भित्ति इतनी मोटी है, ऐसी शरीर भित्ति होती है। अब इसके अंदर एक शरीर गुहा होगी जिसे स्पॉन्जोकोएल कहा जाएगा। तो यहां आप इस विशाल आंतरिक गुहा को देख सकते हैं जिसे वैज्ञानिक रूप से स्पॉन्जोकोएल के नाम से जाना जाता है और इसके ठीक ऊपर की तरफ मौजूद यह जो मुख्य निकास छिद्र है इसे ही ऑन्स्कुलम कहा जाता है। अब इस विशेष शरीर भित्ति में हजारों छिद्र होंगे। तो जो छिद्र यहां मौजूद होंगे उन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। तो इस विशेष जीव की भित्ति में हजारों छिद्र होंगे, तो यह ऑस्टिया है। अब क्या होगा, पानी ऑस्टिया की मदद से अंदर आएगा। तो ऑस्टिया से पानी अंदर आया है और वह स्पॉन्जोकोएल तक पहुंच गया है। स्पॉन्जोकोएल तक पहुंचने के बाद पानी ऑन्स्कुलम से बाहर निकल जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि ऑस्टिया से पानी अंदर आएगा। स्पॉन्जोकोएल शरीर गुहा होगी और पानी ऑस्कुलम से बाहर जाएगा और यही विशेष प्रणाली जल नलिका प्रणाली या जल परिवहन प्रणाली बनाती है। अगर हम कार्यों की बात करें तो इसके तीन कार्य हैं। जल नलिका प्रणाली का पहला कार्य है भोजन एकत्र करना, दूसरा कार्य है श्वसन विनिमय और तीसरा कार्य है अपशिष्ट को हटाना। अब पोरिफेरन्स के मामले में कुछ बहुत ही विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन कोशिकाओं को कोएनोसाइट्स या कॉलर कोशिकाएं कहा जाता है। ये कोशिकाएं फ्लैजेलाइटेड होती हैं, यानी इनमें फ्लैजेला होते हैं और ये स्पॉन्जोकोएल और नलिकाओं की परत बनाती है। इसके बाद उन बिंदुओं की बात करते हैं जो वर्गीकरण का आधार हैं। तो पोरिफेरा के मामले में संगठन का स्तर कोशिकीय होता है। पोरिफेरन्स एकमात्र संघ हैं जिनमें संगठन का स्तर कोशिकीय होता है। फिर अधिकांश पोरिफेरन्स असम्मित होते हैं, कुछ पोरिफेरन्स में रेडियल सम्मिति होती है। फिर जब जर्म लेयर्स की स्थिति की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि यह डिप्लोब्लास्टिक है,
लेकिन तकनीकी रूप से यह वास्तव में डिप्लोब्लास्टिक नहीं है। अब कोएलम की बात करते हैं। पोरिफेरा के मामले में कोएलम अनुपस्थित होगा। अब ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें कोएलम अनुपस्थित होता है लेकिन शरीर गुहा बॉडी कैविटी उपस्थित होती है, और इसी कारण हम कहते हैं कि स्पॉन्जोकोएल वह शरीर गुहा है जो उपस्थित होती है, लेकिन इस विशेष मामले में कोएलम अनुपस्थित रहेगा। पाचन तंत्र की बात करें तो स्पष्ट रूप से पोरिफेरा संघ के मामले में पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है, लेकिन पाचन अंतःकोशिकीय इंट्रासेल्युलर होगा। इंट्रासेल्युलर पाचन का अर्थ है कि सारी पाचन प्रक्रिया कोशिका के अंदर ही होगी। तो अंदर का मतलब है इंट्रा, इसीलिए पोरिफेरा संघ के मामले में इंट्रासेल्युलर पाचन उपस्थित होता है। इसके बाद अब अंतिम भाग की ओर आते हैं, जो है प्रजनन तंत्र। अब अगर हम प्रजनन तंत्र की बात करें तो पोरिफेरन द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का अर्थ है कि एक ही शरीर में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग उपस्थित होंगे। तो द्विलिंगी अवस्था में एक ही शरीर होता है और उसी शरीर में नर प्रजनन अंग भी होंगे और मादा प्रजनन अंग भी होंगे। अब द्विलिंगी की इस विशेष अवस्था को मोनोशियस भी कहा जा सकता है। इस अवस्था को हर्माफ्रोडाइट भी कहा जा सकता है। तो चूंकि पोरिफेरा जंतु जगत में सबसे निम्नतम स्थान पर है, इसलिए इसमें द्विलिंगी अवस्था पाई जाती है। जैसे जैसे हम उच्चतर जीवों की ओर बढ़ते हैं, यह द्विलिंगी अवस्था धीरे धीरे एकलिंगी अवस्था में बदल जाती है। दूसरा गुण, हम प्रजनन के प्रकार की बात करते हैं। तो पोरिफेरा संघ के मामले में दोनों प्रकार का प्रजनन अलैंगिक और लैंगिक होता है। अलैंगिक प्रजनन विखंडन द्वारा होता है, यानी इस विशेष पोरिफेरा का शरीर छोटे छोटे भागों या टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नया पोरिफेरन बना देता है। लैंगिक प्रजनन की बात करें तो यह युग्मकों यानी नर और मादा युग्मकों के द्वारा होता है। फिर अगली स्थिति हम देखते हैं कि निषेचन आंतरिक है या बाह्य। तो अगर निषेचन शरीर के अंदर होता है तो वह आंतरिक कहलाता है। अगर यह शरीर के बाहर पानी में होता है तो वह बाह्य कहलाता है। तो पोरिफेरंस के मामले में निषेचन पोरिफेरा के शरीर के अंदर आंतरिक रूप से होता है। अगला हम विकास को देखते हैं। अब विकास दो प्रकार का हो सकता है। यह प्रत्यक्ष हो सकता है, यह अप्रत्यक्ष हो सकता है। अगर यह अप्रत्यक्ष विकास है तो उसमें लार्वा उपस्थित होता है और इसी कारण हम कहते हैं कि यह अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष विकास के मामले में कोई लार्वा उपस्थित नहीं होता है। निम्न जीवों में आमतौर पर यह अप्रत्यक्ष स्थिति होती है, यानी लार्वा उपस्थित होता है। तो स्पष्ट है, पोरिफेरंस में लार्वा होगा और लार्वा वयस्क से आकार में भिन्न या अलग होता है। इसके बाद उदाहरणों की ओर आते हैं। हम 3 उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है साइकॉन, जिसे साइफा भी कहा जाता है। दूसरा उदाहरण है यू स्पॉन्जिया, जिसे बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है। और तीसरा उदाहरण है स्पॉन्जिला, जिसे ताजे पानी का स्पॉन्ज कहा जाता है, जिसके बारे में हमने तब भी बात की थी जब हम कुछ ताजे पानी के जीवों के उदाहरणों की चर्चा कर रहे थे। इन्हीं तीनों रूपों को हम इस विशेष चित्र में पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहला है साइकॉन, दूसरा है यू स्पॉन्जिया और तीसरा है ताजे पानी का स्पॉन्ज यानी स्पॉन्जिला।